Hello everyone, good morning to all of you. This is Ashima Shukla and this is an editorial analysis. So आज हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड we'll take out the pointers जो हमारे लिए आगे के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. एंड बिफोर वी बिगिन, इसी तरह की और वीडियोस अगर देखनी है, डेली न्यूज एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है, तो आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे कोर्स अवेलेबल है न्यूज़पेपर एनालिसिस का, स्पेशली मेड फॉर न्यूज एनालिसिस, जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर करेगा. सो आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं. स्टिल अगर कोई डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड दे कैन हेल्प यू ओवर देयर. नाउ शुरू करते हैं. सबसे पहले क्लिप आज की क्या है. सो ये रिसेंट न्यूज रहा था, इज दिस द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एरा. सो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये द हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर आया था ऑन 11th of June, विच टॉक्स अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, किस तरह से जो भी पॉजिटिव साइड हमें दिख रही थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट होती जा रही है. Its founding ideologies, democracy and capitalism, they have shook over since the 2008 global financial crisis. 2008 का जो financial crisis आया था, उस टाइम से globalization अभी तक downgrade पे ही है. It is not being seen as something which is going to lift itself up. 2006 में थॉमस फ्रीडमैन की बुक थी द वर्ल्ड इज फ्लैट, जिसके अंदर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने अर्थ को या वर्ल्ड को फ्लैट कर दिया है. ये उसने ट्रेडिंग वगैरह बढ़ा दी है एंड इट हैज ब्रॉट एवरीवन ऑन द सेम पेज. तो दिस बुक कैन बी आस्क्ड इन स्टैटिक सेक्शन, द वर्ल्ड इज फ्लैट किसने लिखी है? तो थॉमस फ्रीडमैन ने लिखी है. इसी के बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. उससे पहले एग्जाम रिलेवेंस. यस, करंट इवेंट्स इम्पोर्टेंट है. करंट इवेंट्स जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो इम्पोर्टेंट है. मेन सेगमेंट में डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म इज एन इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट. प्लस ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है. इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है? नाउ कोविड-19 इज गोइंग ऑन. 2008 के बाद हमने देखा है वो ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा क्वेश्चन में आ गया है, थोड़ा सा डाउनफॉल में है. एंड अब कोविड-19 की वजह से ग्लोबलाइजेशन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि इज इट रियली रिक्वायर्ड. तो आपके व्यू पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को लेके आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्लोबलाइजेशन आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं एंड प्रीलिम्स में बेसिकली फैक्चुअल होता है. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होंगे. तो ये टॉपिक मेजरली मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है. अब बात करते हैं करंट न्यूज की. तो आइसोलेशनिज्म फोर्स्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक. आइसोलेशनिज्म जो प्रमोट किया है कोविड-19 ने, it has paused the growth of globalization in the world. कोविड-19 महामारी द्वारा मजबूर अलगाववाद, जो जबरदस्ती कंट्रीज चाहते नहीं लेकिन फिर भी उन्हें ट्रेड रोकना पड़ रहा है, उन्हें अपनी बाउंड्रीज बंद करनी पड़ रही हैं. तो एक तरह से इंटरचेंज जो अभी तक ग्लोबलाइजेशन के अंदर चल रहा था वो रोकना पड़ गया है. तो मजबूर अलगाववाद जो आया है कोविड-19 की वजह से, उसने वैश्वीकरण के विकास को रोक दिया है या ग्लोबलाइजेशन जो था उसको एक तरह से बिल्कुल हॉल्ट कर दिया. अभी तक स्लो था, उसे हॉल्ट कर दिया है. प्रोटेक्शनिज्म हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संरक्षणवाद बढ़ रहा है या इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. नाउ 2008 का जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये किस तरह आया था या क्या इम्पैक्ट रहा था? इट वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पे एक बैंकिंग कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया एंड इट वाज अ वेरी बिग बैंकिंग कंपनी. एंड उस बैंकिंग कंपनी ने जैसे ही अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, उसके कुछ टाइम बाद बाकी बैंक्स ने भी, डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक गिरा तो सब गिरे. तो पहले माना जाता था कि अगर बड़ी बैंकिंग कंपनी है तो वो नहीं गिर पाएगी, इट विल सस्टेन एवरीथिंग, लेकिन वो नहीं हो पाया.
फेल, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हुए और उसके बाद काफी सारे बैंक्स और भी बैंकरप्ट डिक्लेयर होने लग गए, इन्वेस्टमेंट रुक गए, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इस तरह से एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई थी। पर इसका इफेक्ट उस टाइम पे 2007-8 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम पे इंडिया वाज सेफ, इंडिया वाज आइसोलेटेड या इंसुलेटेड जिसे कह सकते हैं। आइसोलेशन की वजह से इंडिया इंसुलेट रह गया। आइसोलेशन की वजह से कैसे रह गया? इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हमने प्रमोट नहीं किया था उस टाइम पे, वर नॉट इनटू फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज में इतना ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता था। शॉर्ट टर्म लोन्स पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे, लॉन्ग टर्म लोन्स में इतना ज्यादा हमारे नहीं था, फुल कैपिटल लोन नहीं मिलता था। वी वर मोर अबाउट कि शॉर्ट टर्म लोन्स लोग जो लेते थे बिजनेस वगैरह के लिए, उस पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा थी। एंड फर्दर जो बाहर की तरफ बोरोइंग्स थी या जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक्स थे, फॉरेक्स जो थे, वो सारे हमारे एक लिमिट में थे, तो इसलिए हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा, उनके इकोनॉमिक फॉल डाउन से हमारे ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, देयरफॉर वी वर इंसुलेटेड। तो हमारे आइसोलेशन या अलगाववाद की वजह से हम बचे रह गए उस टाइम के फाइनेंशियल क्राइसिस से, द टाइम विच वी हैड ओवर देयर। बट व्हाट कम्स फॉरवर्ड, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला कि सिंगल करेंसी डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। एक ही करेंसी से, अभी करंटली एज वी आर डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स, डॉलर्स एक तरह से लीडिंग करेंसी मानी जाती है। तो ये जो हमारा क्लियर डोमिनेंस है डॉलर्स का, जो हमारी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आने के चांस है, क्योंकि हमारे सारे इन्वेस्टमेंट अगर डॉलर्स में होते हैं और डॉलर का अमाउंट थोड़ा भी ड्रॉप होता है तो सारे इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली सिंगल करेंसी अगर डोमिनेट करेगी तो ये होगा आगे भी, इस चीज का कंक्लूजन भी निकाला गया था उस टाइम पे। और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, क्या लेके आया था अपने साथ? बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ग्रोथ रुक गई थी, बहुत सारी पॉवर्टी देखने को मिली थी, या यू कैन से पुअर कंट्रीज वर ग्रोइंग, ठीक है, फ्लरिशमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज, एंड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया, संरक्षणवाद बढ़ गया। फिर बाद में आफ्टर दिस क्राइसिस, इससे पहले कंट्रीज क्या कर रही थी, दे वर वेरी मच इनटू एक्सचेंज, बहुत एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड एक्सचेंज हो रहा है, फ्री ट्रेड हो रहा है। बट जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद लोगों को लगा कि यस, बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड, एक बाउंड्री होना जरूरी है, तो वो कोई और इन्वेड ना कर सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो एज वी से लाइफ में भी कहते हैं कि बाउंड्री होनी चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन सेलेक्टिविटी। उसी तरह से कंट्रीज ने भी शुरू कर दिया कि सेलेक्टिवली इंपोर्ट कर रहे हैं, सेलेक्टिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं करना है, बिकॉज एक बार डाउनफॉल हुआ तो फिर सब इफेक्ट हो जाएंगे दोबारा से। तो प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है? अपने आसपास बाउंड्री बना लेना, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर हम देखें तो पहली बात, राइज कैसे हुआ ग्लोबलाइजेशन? तो शुरू हुआ था जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था यूएस एंड सोवियत यूनियन का। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, आफ्टर दैट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इनके रिलेशंस का जो कोल्ड वॉर था वो थोड़ा सा कम हुआ, ये वॉर लाइक सिचुएशन रिड्यूस हुई। उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे एक्सचेंज ऑफ पीपल, एक्सचेंज ऑफ ट्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रेड, ये सब बढ़ गया था, ठीक है। ये तो यू कैन से कि शुरू कब हुआ? जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था। ग्लोबलाइजेशन वाज द ऑफशूट ऑफ टू सिस्टम्स। भूमंडलीकरण दो व्यवस्थाओं की लूट थी, दो पार्ट्स का, ये दो सिस्टम का था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, लोकतंत्र और पूंजीवाद। ये ग्लोबलाइजेशन का मोटिव था, डेमोक्रेसी लाना है और कैपिटलिज्म लाना है, ये बेसिक आइडिया था ग्लोबलाइजेशन का, या ग्लोबलाइजेशन इसका पार्ट था। नाउ इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं वॉशिंगटन कॉन्सेंसस या नियो लिबरलिज्म।
सो बेसिकली यार डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ पॉलिसीज इस तरह से इम्प्लीमेंट हो कि कैपिटल आए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, पैकेजेस दिए जाएं और उनकी वजह से कैपिटल भी आए। ये चीज दोनों जब साथ में चलेंगी तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और इस थ्योरी को बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। ये जो आइडिया आया था कि सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी अडॉप्ट करें और साथ ही साथ कैपिटलिज्म पे ध्यान दें, पैसा बनाने पे ध्यान दें, तो वो चीज को वॉशिंगटन कंसेंसस या नियो लिबरलिज्म कहते हैं। Politically, globalization refers to increasing global governance via international institutes, या growing alignment of national policies. Now, politics में आपको सबको पता ही है, politics में क्या है, जहां फायदा मिलेगा वहां जाएंगे, है ना। और अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है उन्हें, ऐसी नस मिल जाती है जो पकड़ के उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है, तो वो उसे लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। सो पॉलिटिक्स जब आने लग गई ग्लोबलाइजेशन में, तो इट चेंज्ड एन आइडिया ऑफ गवर्नेंस। क्या हुआ? करंटली, फॉर एन एग्जाम्पल, टेकिंग एग्जाम्पल, इंडिया इज वर्किंग वेरी गुड। इंडिया के खुद का प्रोड्यूस अच्छा है, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी चल रहा है, ठीक है। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड करना शुरू किया बाकी कंट्रीज के साथ, मटी ट्रेडिंग शुरू हुई, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, जो भी हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हम मेजर मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी एक्सपोर्ट जो है यूएस में भी बहुत ज्यादा जा रहा है, लाइक 90% एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है यूएस का, वो इंडिया से आ रहा है। चाइना के अंदर भी जा रहा है, रशिया के अंदर भी है, फ्रांस के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मेजर सारी कंट्रीज, जापान हो गया और अफ्रीका हो गया, हर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है और सबके अंदर बहुत ही अच्छे से हम परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर इमर्जिंग एज लीडर्स देन, क्योंकि हम मेजर मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो चीज सिर्फ हमारे पास है, हम उसे बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो भी हमें कैपिटल आ रहा है। तो क्या हुआ कि ग्लोबल गवर्नेंस बढ़ गई, यानी कि ऑल्दो ऐसा ये हाइपोथेटिकल था कि इतना ज्यादा कोई कंट्रोल कर पाए, इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरचेंज है। देर आर थिंग्स विच आर बीइंग टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हींग के ऊपर काफी हुआ कि इंडिया खुद हींग प्रोड्यूस नहीं करता है, इम्पोर्ट करता है। तो अगर बनाना शुरू करे तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम हो। तो बेसिकली क्या है, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इफ देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल गोइंग ऑन, तो गवर्नेंस बढ़ेगी। साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का पार्टिसिपेशन भी होगा। अब जैसे वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या कर रही है, कंट्रीज को गवर्न करने में हेल्प कर रही है, या इनडायरेक्टली उनको गवर्न भी कर रही है। अगर इकोनॉमिक लॉस में है, दूसरी कंट्री को पैसा लेना ही पड़ेगा। सो बेसिकली इट इज प्रोमोटिंग इंटरचेंज। एंड ये किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो रहा है। नेशनल पॉलिसीज ऐसी हो जो इन चीजों को बढ़ावा दे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया जैसे हो गया। तो ये कैसे पॉलिसी, कैसी है मेक इन इंडिया? ऐसी पॉलिसी है जो इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर भेजने की बात करती है, राइट। तो क्या कर रहा है, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो पॉलिटिकली अगर इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, पॉलिटिक्स आने लग जाती है, तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो सकती है, चाहे नेशनल पॉलिसीज के थ्रू हो सकती है। और इसके लिए बेस्ट जो माना जाता है, वो माना जाता था फ्री मार्केट। फ्री मार्केट या फ्री ट्रेड क्या था कि ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं देने पड़े, परमिशन मिल गई अगर, तो वी कैन इजीली ट्रेड, कोई टैक्सेशन इतना हैवी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, कंट्री बॉर्डर्स आराम से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा हैवी टैक्स नहीं देना पड़े। तो फ्री मार्केट अगर होता है तो वो और इंटरचेंज हो जाता है। एंड कोलैबोरेशन ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज,
जो कंट्रीज विकासशील हैं और जो विकसित हैं, दोनों का कोलैबोरेशन या सहयोग जरूरी है। कैसे? अगर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर एप्पल कंपनी सेटल अप इन डेवलप्ड कंट्री, अब उसको अगर कहीं पे मैनुअल लेबर लेबर जो है वो कहीं पे सस्ता मिल रहा है, वो कहाँ मिलेगा? डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे मैन फोर्स ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, वहां पे वो अगर स्टैब्लिश करेंगे तो उन्हें कम पैसों में ज्यादा काम होगा। और अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपना प्लांट स्टैब्लिश करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया डेवलपिंग कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो वहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया और उनको कम पैसों में कंपैरेटिवली सस्ता पड़ा। ठीक है, सो ये जो कोलैबोरेशन है कि डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे थोड़ा सा चीजें कॉस्टली है, उन कॉस्टली चीजों को हमने डेवलपिंग में बनाना शुरू किया, जिससे हमें थोड़ा सा कॉस्ट रिड्यूस हो, थोड़ा सा कम हो। एंड ये जो कोलैबोरेशन है, दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन राइजेस, कि एक कंट्री जिसके पास सारी फैसिलिटी है वो दूसरी कंट्री को फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि भले ही कम में दे रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। सो ये जो सहयोग है विकासशील और विकसित देशों का, this gives us a very positive point. Now, इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत मटेरियल है, क्योंकि वहां पे मशीनाइज्ड वर्क ज्यादा है, वहां पे उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि वो कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सके। वेयर डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड डेफिसिट है, तो क्या होगा? डेवलप्ड कंट्रीज अपना प्रोडक्ट्स डेवलपिंग में बेचना शुरू करेंगे, उनका भी ट्रेड बढ़ेगा। डेवलपिंग की जो लाइफस्टाइल है, डेवलपिंग कंट्रीज जो लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं वो उनको फैसिलिटी मिले, और डेवलप्ड कंट्रीज जो उनको फायदा है हेवी मशीनरी का, एवरीथिंग का, वो चीज का फायदा उठा के वो ट्रेड बढ़ाए। तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज दोनों का ट्रेड भी बढ़ता है यूजिंग दिस कोलैबोरेशन। नाउ प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, क्या फायदा है ग्लोबलाइजेशन का? पहली बात, इंक्रीज्ड ट्रेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्रेड बढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बढ़ा है, जो चीज अभी यूएस में बन रही है दैट इज अवेलेबल इन इराक एज वेल, तो ट्रेड बढ़ रहा है। एंड उसी के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी कन्वीनियंट, टेकिंग इट फॉर द मिक्सर ग्राइंडर, नॉर्मल थिंग, ये बना यूएसए में, ठीक है। इट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज हाथ से पीसने की जगह यू हैव मशीनरी विच डज दैट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां का बढ़ा। अब उन्होंने जब ट्रेडिंग करी, ट्रेड बढ़ी है तो ट्रेडिंग करी उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ, तो वो प्रोडक्ट जब दूसरी कंट्री में गया तो उस कंट्री का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है? एक तो कहीं पे प्रोड्यूस बना ऐसा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, लग्जूरियस लाइफ दे, एंड वही चीज ट्रेड के हेल्प से दूसरी कंट्री में भी गई और वहां पर भी उसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम कहते हैं कि फ्री ट्रेड इज देयर विच प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, विश्व भर में वैश्विक आर्थिक विकास प्रोवाइड करता है फ्री ट्रेड। क्रिएट्स जॉब्स, अभी बताया एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया किसी डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहां पे उनके लिए इजी है, तो जॉब वहां पे बन गई। मेक्स कंपनीज मोर कॉम्पिटिटिव। नाउ कोई वहां की बहुत ही एक एवरेज कंपनी है, काफी अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है यूएसए में। नाउ दैट कंपनी हैज ओपनड अप ब्रांच इन इंडिया, एंड इंडिया के अंदर वो और ज्यादा फ्लरिश कर पा रही है बिकॉज वहां का एवरेज यहाँ के एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे वो लीडर की तरह होगी, तो वो एक तरह से फिर कंपटीशन देगी आसपास की कंपनीज को कि वो भी उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन पे राइज करे, ठीक है। एंड लोअर्स प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों के पास वैरायटी बढ़ रही है, तो अगर बहुत सारी वैरायटी होगी तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? जहां पे कम अमाउंट में मिल रही है, वही चीज अगर कम अमाउंट में मिल रही है तो वी विल प्रेफर दैट। सो इस तरह से
जो प्राइसिंग है या डोमिनेंस है वो नहीं रहता. देयर इज नो डोमिनेंट कंपनी फॉर अ सर्टेन प्रोड्यूस. बाकी कंपनीज उसकी कंपटीशन दे रही है, इसकी वजह से वो प्राइस भी एक एवरेज प्राइस पे आ जाता है, एक मीडियोकर प्राइस पे आता है, जैसे चाइना के साथ हुआ ना. चाइना ने जब कंपटीशन देना शुरू किया तो बाकी सारी कंपनीज को भी प्राइसेस नीचे करने पड़े कंपैरेटिवली. व्हाई? बिकॉज कंपटीशन जो चाइनीज प्रोडक्ट्स दे रहे थे, it was difficult to manage in terms of finance. They had to reduce the price. Increased cross-culture understanding and sharing. Now, if there is a cross-culture program going on, even in a school, क्या होता है? If someone from a foreign student comes, foreign exchange program हो रहा है, तो क्या होता है? Someone from other culture is coming. या स्कूल में भी you have various culture people, Muslims भी होंगे, Jains भी होंगे, Hindus भी होंगे, Sikh भी होंगे. तो क्या होगा? When there are so many varied cultures available in a class, एंड थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, तो वी अंडरस्टैंड द कल्चर, उनका कल्चर हमें समझ में आता है. एंड थोड़ा बहुत शेयरिंग भी होता है, आइडियाज की शेयरिंग हो गया, उनके कल्चर की रिचनेस की शेयरिंग हो गया. तो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर जैसे हम कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया. कैसे? वहां के लोग जब यहाँ आने लगे, हमें उनका कल्चर समझ में आने लगा, तो वी स्टार्टेड अडेप्टिंग इट एज वेल. एंड वहां पे इंडिया का कल्चर गया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो लोग आए वो यहाँ से वो चीजें सीख के गए एंड वहां पे उन्होंने प्रीच किया उसे. सो दैट इज अ क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग जिस मेक्स द होल वर्ल्ड अ फैमिली. शेयरिंग टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज, प्रौद्योगिकी और मूल्यों का साझा करना. किसी एक कंट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी नई डेवलप हुई है, तो इट मेक्स अ हाइप आउट ऑफ इट, एक बहुत ही बड़ी न्यूज बन जाती है दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड. तो क्या होगा? बाकी कंट्रीज आर आल्सो गोइंग टू इवॉल्व इन दैट. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन कैरिंग लॉन्च रॉकेट बना जो ह्यूमंस को स्पेस में ले जा सकता था. यूएस ने बनाया. फिर उसके बाद क्या हुआ? अदर कंट्रीज थॉट हमें भी बनाना चाहिए, वी आल्सो वांट टू डू इट. सो व्हाट हैपेंड? रशिया मेड इट, इंडिया इज मेकिंग इट, चाइना इज मेकिंग इट, जापान इज मेकिंग इट. सो बाकी सारी कंट्रीज में क्या हुआ? फिर टेक्नोलॉजी वो जो उस टाइम बनी, यूज हुई, वो शेयर हुई, वो लोगों को लगा अप्लाई करनी चाहिए एक कंपटीशन के तौर पे ही सही, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग इट. अगर ये एक्सचेंज नहीं होता तो क्या हम कर पाते? मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज वी वुड नॉट हैव नोन इट. अगर कोई प्रोजेक्ट फेलियर भी होता है तो वी नो कि हाँ यहाँ पे ये मिसाइल या ये रॉकेट इसलिए फेल हुआ बिकॉज ये चीज गलत थी. सो नेक्स्ट कंट्री या नेक्स्ट कंपनी जो बना रही है वो उस चीज का ध्यान रखे कि ये गलती दोबारा नहीं हो. दैट इज व्हाट शेयरिंग टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज मीन, कि जो गलती हुई, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो शेयर करें एंड इट ब्रॉट टू एन इम्प्रूवमेंट. तो फिर ये डिक्लाइन क्यों आया? हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देख लिए, तो डिक्लाइन कैसे आया? पहली बात, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टर्निंग पॉइंट था लिबरल डेमोक्रेसी का और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का. उसके बाद से बंद होना शुरू हो गया मार्केट. ठीक है, मार्केट अपने आप रिट्रीट करने लगा बिकॉज वो जो फायदा था वो अब खराब होने लगा. द malaise of slow economic growth, wealth inequality and rising unemployment. एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई कंपैरेटिवली, वहां पे एकदम से 2008 में स्टॉप लगा और उसके बाद बढ़ने में अभी भी इंडिया द कंट्रीज आर स्टिल इमर्जिंग. वेल्थ इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी यानी कि रिच बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकमिंग पुअर. जो रिचर पीपल है, रिचर क्लास है, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ फैसिलिटी. ठीक है, तो वो और बढ़ते जा रहे हैं. वेयर एज पुअर, दे आर नॉट गेटिंग दैट फैसिलिटी, दे आर नॉट गेटिंग दैट रिसोर्सेज एंड वो और पुअर होते जा रहे हैं. तो जो गैप रिच एंड पुअर का इतना था वो अब इतना. राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है. एंड प्रोवाइडेड अ परफेक्ट breeding ground for political leaders to appeal for nationalism as a solution to political and economic ills. जो भी political गड़बड़ की वजह से, economic गड़बड़ की वजह से डाउनफॉल हुआ है कंट्री में, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया? उन सबको बोला कि नेशनलिज्म प्रमोट करो, अपनी कंट्री को प्रमोट करो, जैसे आत्मनिर्भर भारत था, अपनी कंट्री को प्रमोट करो बिकॉज एट द एंड वही हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो ये जो नेशनलिज्म का एक वेव आया, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉलिटिशियंस ने यूज किया,
दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस करा है, क्योंकि बाकी कंट्रीज, अब कंट्रीज में अगर बोल दिया कि नेशनलिज्म प्रमोट करो, अपनी कंट्री का प्रोड्यूस लो, तो दूसरी कंट्री जो अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसका इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है। एंड वो रिड्यूस हो रहा है तो वो जो एक्सचेंज होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, एक्सचेंज होना चीजों का, तो वो एक्सचेंज रुक गया है, वो बाउंड्री बन गई है, वो बाउंड्री क्रॉस करना मुश्किल है। सो ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन डाउनफॉल। While the free market ideology has been fighting a battle of credibility since it took the maximum blame for 2008 crisis, 2008 crisis का सबसे बड़ा जो नाम दिया गया था जिसे, कि इसकी वजह से हुआ है, जिसे दोष दिया गया था, वो था फ्री मार्केट आइडियोलॉजी, जो आरसीईपी के अंदर भी प्रमोट किया था। इंडिया छोड़ चुका है आरसीईपी, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक, आरसीईपी छोड़ चुका है इंडिया 2019 में इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड क्योंकि वहां भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, एफटीए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, दूसरी कंट्री को आप टैक्स नहीं देंगे, टैक्सेशन का कोई रूल नहीं है, दोनों कंट्री के बीच में फ्रीली प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो। तो फ्री मार्केट आइडियोलॉजी तब से लड़ना शुरू किया जब से 2008 का क्राइसिस हुआ है, तो वो इम्पैक्ट हुई। और उसके बाद कोविड 19 से और इम्पैक्ट हुए, क्यों, क्योंकि अब तो क्या है, दूसरी कंट्री से प्रोड्यूस आ रहा है, अगर एक्सपोर्ट आ रहा है तो मे बी इन्फेक्टेड हो, मे बी इन्फेक्शन इंक्रीज कर दे हमारे यहाँ पे। तो जो कोविड 19 का इम्पैक्ट पड़ा है इस पे, फ्री मार्केट पे, इसने 2008 वाले गैप को और बढ़ा दिया है, यानी उनके विश्वास को कि फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो और बढ़ा दिया है, और इसकी वजह से और कम हो गया है फ्री ट्रेड। एंड दैट इज हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज डिक्रीजिंग, या कम होता जा रहा है धीरे धीरे। नाउ कॉन्स या नेगेटिव पॉइंट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के? पहली बात, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, जो मैंने अभी बताया कि रिच रिचर होते जा रहे हैं, पुअर पुअरर होते जा रहे हैं। एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिच पीपल जो है, ये कितने परसेंट पीपल है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 20% जो है वो रिच है। और इनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 86% रिसोर्स। वेराज पुअर पीपल जो है वो 80% है पॉपुलेशन में, और इनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, सिर्फ 14%। तो जब रिसोर्सेज नहीं है, तो ये जो गैप देख रहे हो, 86% रिसोर्सेज 20% लोगों के पास, और 14% रिसोर्सेज 80% पीपल के पास, तो ये जो गैप है ये इनइक्वालिटी है, कि रिच जो है वो रिच होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, और गरीब और गरीब हो रहे हैं। एमएनसीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है, दे आर अडॉप्टिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल डिसीजंस। अगर एमएनसी जो है, पहली बात, वो सोशल इंजस्टिस बहुत कर रही है। सोशल इंजस्टिस जैसे कि लेबर लॉज ब्रेक करना, या टॉर्चर करना, स्लेव लेबरिंग जिसे हम बोलते हैं, नौकर की तरह काम कराना लोगों से, या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं देना, वर्किंग कंडीशन पुअर कंडीशंस देना जिसमें वो काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होना, एनवायरमेंट अच्छा नहीं होना, इस तरह की चीजें ना एमएनसी अडॉप्ट कर रही है काफी। एंड ये चीजें क्या कर रही है, सोशल इंजस्टिस क्रिएट कर रही है, एंड ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है। साथ ही साथ देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल डिसीजंस। अगर एक एमएनसी बहुत ही अच्छी बन जाती है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, तो इनका इम्पैक्ट फिर पॉलिटिकल डिसीजन जो होने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, उन पे भी पड़ने लग जाता है, या वो इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उनकी चीजें होल्ड्स इन द पॉलिटिकल डिसीजन, उनकी हरकतें, उनका फाइनेंस पॉलिटिकल डिसीजन को मॉनिटर करता है या अफेक्ट करता है। फिर कल्चरल होमोजेनिटी आ जाएगी। कल्चरल होमोजेनिटी यानी कि अधिक सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता यानी कि अगर इतना ज्यादा इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंडिया और इफ वी टेक कंट्रीज एग्जांपल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों में बहुत दिन रात का अंतर है कल्चर का। लेकिन अगर कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू कम ऑन द सेम लेवल। ये जो इंडिया कर रहा है इधर है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, कल्चर में बोथ आर डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा क्लोज आते आते दिल मर्ज टू वन,
एक हो जाएंगे। तो वो जो डिफरेंस है, जो नयापन होता है, अ, थोड़ा सा डिफरेंस होना कल्चर में, जिससे कि एंथुजियाज्म बना रहे, वो चीज नहीं रहेगी, समरूपता आ जाएगी कल्चर में। देयर आर थ्रेट्स ऑफ कल्चरल इन्वेजन इन वन कंट्री ओवर अनदर। नाउ कल्चरल इन्वेजन यानी कि इंडियंस बहुत सारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेटल होते गए, उन्होंने वहां वहां पे अपनी जैसा एनवायरनमेंट बना लिया धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलियंस उधर अडॉप्ट होते गए उस एनवायरनमेंट से, थोड़ा बहुत इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट से अडॉप्ट होते रहे, एक फ्यूजन बन गया, मिक्सचर बन गया। और वो मिक्सचर हर जगह बनेगा, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बना है, ऐसा इंडिया में भी बनेगा, ऐसा श्रीलंका में भी बनेगा, ऐसा चाइना में भी बनेगा। तो वो जो कल्चरल इन्वेजन है, एक देश के दूसरे एक देश पर सांस्कृतिक आक्रमण जो है, वो नुकसानदायक होगा या खतरा दे सकता है। ओके, मूव फॉरवर्ड। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखें तो बेनिफिट्स एंड रिस्क अगर देखें, बेनिफिट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे बताया कि इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो और कंपनीज होंगी, फाइट और अच्छी होगी, एंड इस तरह से इंक्रीज देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहीं पे बन रहा है, कुछ चीज नई टेक्नोलॉजी बनी है, तो वो इंटरचेंज होगी एंड इट इज गोइंग टू लीड टू बेटर टेक्नोलॉजीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली एफडीआई इंप्रूव होगा। रिस्क क्या है? पहली बात, इंटरडिपेंडेंस। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे किसी ना किसी चीज को लेकर के डिपेंडेंट हो जाएगी, फिर कि वहां से आ तो रहा है, आने तो वहां से हम लोग पे करेंगे, वहां से ले लेंगे। यहाँ से इंडिया से कुछ जा रहा है, यस, वहां से आ तो रहा है, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा, जो सेल्फ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट वाली चीज होती है वो नहीं रहेगी कंट्री की। Threat to sovereignty, the togetherness they have, the sovereignty, the political control, उस पे नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगी, नेशनल पॉलिसीज भी इम्पैक्ट करेंगी, सब कुछ इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी पे, तो सॉवरेनिटी इम्पैक्ट होगी। एंड इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, जैसे अभी देखा, रिचर 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 बिकमिंग रिचर, पुअर बिकमिंग पुअर, किस तरह से? ये कैपिटल है, यहाँ पे कम अमाउंट में दिया पुअर को, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है उनको ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो ये जो गैप डेवलप हो रहा है ये इनइक्वालिटी लेके आएगा, एंड द बैलेंस इज रिक्वायर्ड। नाउ 6 forces showing globalization, फर्स्ट ऑफ ऑल टैरिफ रिडक्शंस। मिड 2000s के बाद जो टैरिफ रिडक्शंस हैं या जो टैक्स रिडक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली अनइवन है, या कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डिस्प्रपोर्शनेटली बेनिफिट हाई इनकम कंट्रीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हो रहा है तो वो अच्छी कंपनीज को, अच्छी इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट करेगा कंपेयर टू स्मॉल एमएसएमई सेक्टर। चाइना का इंपोर्ट ग्रोथ पे इफेक्ट बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट में ज्यादा विश्वास रखता है। लेबर कॉस्ट कंप्रेशन इज रिड्यूसिंग द इंसेंटिव टू रिएलोकेट लेबर अक्रॉस बॉर्डर्स। नाउ क्या है, कम अगर सस्ते लेबर्स मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग चीपर लेबर फोर्स, तो इंसेंटिव सिस्टम खत्म हो गया, उनकी इनकम इम्पैक्ट पड़ रही है डेफिनेटली, कि अगर इसे डेवलपिंग कंट्री में महंगा होने लग गया लेबर, दे मूव टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या जहाँ पे लेबर और सस्ता है, राइट। सो वो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो ऑप्शंस धीरे धीरे प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। ग्लोबल सेविंग्स की रिसाइकलिंग की वजह से भी थिंग्स आर गोइंग स्लो। सो यहाँ पे हमने काफी पॉइंटर्स डिस्कस करे, पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, नेगेटिव पॉइंट्स देखे, डाउटफुल या जो डिक्लाइन का रीजन है वो देखा। तो पॉसिबल मेंस के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? From being the preeminent phenomenon integrating the world, globalization now looks like a spent force. Critically discussed. दुनिया को एकीकृत करने वाला पूर्व प्रख्यात घटना होने से वैश्वीकरण अब एक खर्च की गई शक्ति की तरह दिखता है। कि पहले जो एक बहुत ही नई चीज थी, ऐसा माना जाता था कि ये सबको एकीकृत करेगा, इंटीग्रेट करेगा, साथ में लाएगा, वो अब ऐसा लगने लगा है जैसे खर्च हो गई चीज, वो चीज में वो बात नहीं रही है अब। तो इस चीज को क्रिटिकली डिस्कस करना है या आलोचनात्मक चर्चा करनी है, तो इसके अंदर हम क्या बात रखेंगे? वी आर गोइंग टू ब्रिंग की इंटीग्रिटी कैसे आई थी,
how the integrity came into force using globalization, डिक्लाइन कब से होना शुरू हुआ, एंड क्या डिक्लाइन हो रहा है, क्या चीज होनी चाहिए थी उसकी जगह क्या हो रही है, ये चीज आपको इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी, जिसमें सारे पॉइंटर्स हेल्पफुल रहेंगे. And with this, we shall wind up the session. Thank you so much for being with us, and I hope ये session आपके लिए helpful रहा हो. Until then, goodbye, take care, and have a great day.